माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। करंट अफेयर के इस खास डिबेट में आप सबका स्वागत है। योर सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इज एसेंशियल फॉर अस बिकॉज द चैनल मार्कंडे इंग्लिश एंड जीएस एकेडमी इज इन इट्स इनिशियल स्टेज. So I hope that it would be done by all of you in your fuller capacity. तो आइए अब हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वर्तमान में विश्व के राजनीतिक और आर्थिक परिवेश को इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं जिसके जरिए हम उन आइडियाज को फॉर्म कर सकें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन को काउंटर करने में मदद करेंगे. और बेसिक लेवल पर कुछ मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही कंटेम्पररी है, मतलब कहिए कि मोस्ट कंटेम्पररी है. देखिए, यदि कहा जाए कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए दो शब्द आप बताइए, दो शब्द मेनली जो उसके टोटल सर्कमस्टांसेस को रिप्रेजेंट कर दे, तो ये दो वर्ड होगा आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी, और ग्लोबलाइजेशन. अब देखिए, दो फेस है जिसमें बहुत सारे आइकॉन्स हैं और फिर वो एक पूरे बॉडी को भी क्रिएट कर सकता है. तो इस लेवल पर देखते हुए आगे बढ़िए. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वैश्वीकरण दोनों आपस में रिलेटेड मैटर है, लेकिन इनके बीच के कॉम्बिनेशन को, इनके अपने अपने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना जरूरी होगा. तो यहां देखिए सवाल क्या है, भारत वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कब शामिल हुआ? तो भारत वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कब शामिल हुआ? 1991 में शामिल हुआ. और 1991 में कौन थे? नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे. गेम चेंजर के रूप में इंडियन कम से कम इकोनॉमिक हिस्ट्री में पॉलिटिकली भी वो सक्सेसफुल रहे. अल्पमत की सरकार 5 साल चला ली, लोगों की बहुमत वाली नहीं चल पाती, और वो अल्पमत की सरकार 5 साल चला लेंगे. देखेंगे वो कहानी भी बहुत दिलचस्प रूप से कभी आएगी. तो भारत वैश्वीकरण में 1991 में शामिल हुआ. इसके पीछे देखिए एक बैकग्राउंड है जो आपको सेट करेगा करंट अफेयर के प्लेटफॉर्म पर, और वो है कि 1990 में जब वो चंद्रशेखर की सरकार गई, बीपी सिंह की सरकार गई, और एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक अनट्रस्टफुल सिचुएशन जो देश के अंदर क्रिएट हुआ, उसकी वजह से इंडिया जिस तरह के आर्थिक संकट का सामना इंटरनेशनल फ्रंट पर कर रहा था, उससे बचने के लिए अब उसको आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक की शरण में जाना ही था. और वो अपनी कंडीशन लगा रहे थे ग्लोबलाइजेशन के रूप में. ग्लोबलाइजेशन में भी टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल उनके अपने फायदे के अनुकूल. तो एक दौर था, बहुत क्रिटिकल दौर था, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी. 1989 में बीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर के दौर में जो राजनीतिक अस्थिरता आई, और फिर उसके साथ जो पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हुआ, और उस क्राइसिस में कंडीशन ये हो गई कि इंडिया के पास अपने इंटरनेशनल ट्रेड को मेंटेन करने के लिए जो एक प्रोटोकॉल अमाउंट चाहिए, निश्चित अमाउंट चाहिए, वो भी इसके पास 1-2 हफ्ते से ज्यादा का नहीं था. उसमें एक टेल ये जान लो कि तब इंडिया ने पहला इनिशिएटिव, तो कुछ तो टाइम चाहिए, आईएमएफ वाले, आईबीआरडी वाले, मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वाले और विश्व बैंक वाले अपना कंडीशन थोप रहे हैं, और उसके तहत वे ग्लोबलाइजेशन में लेने के बाद ही कोई मदद का आश्वासन दे रहे हैं. तो उनसे तो निगोशिएशन करने की जरूरत है, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन तो वहीं से मिलना है. उसके अलावा कोई बचा नहीं सकता है नेशन स्टेट इंडियन इकोनॉमी को, क्योंकि 15 दिनों का भी क्रेडिट आपके पास इंटरनेशनल मार्केट में जो होना चाहिए उसका प्रोटोकॉल अमाउंट आपके पास नहीं था. तो ब्रिटेन में 40 टन सोना गिरवी रखा गया, और वहां से कुछ दिनों के लिए क्रेडिट एश्योरेंस इंडिया को मिला. और उस बीच नरसिम्हा राव की सरकार ने मनमोहन सिंह को, उस समय वो अमेरिका में ही काम कर रहे थे, उनको इंडिया लाए, और जिस तरह से नेगोशिएशन का एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल इंडिया और अमेरिका के बीच क्रिएट हुआ, और सबका फिर परिणाम हुआ कि एक बेहतर माहौल में इंडिया का ग्लोबलाइजेशन में प्रवेश हुआ, और इंडिया अपने सम्मान को दिनों दिन थोड़ा बेहतर ही किया है. हालांकि परिणाम के डिफरेंट लेवल हैं, उस पर डिबेट बाद में करेंगे. और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे डिबेट को जानने सुनने के बाद आपको अपने स्तर पर इस बात को
समझने में थोड़ी सुविधा जरूर मिली होगी कि वर्तमान में इंडिया का या वर्ल्ड का जो मेजर पॉलिटिकल फेनोमेना है और जो मेजर इकोनॉमिक फेनोमेना है, हम उसको कैसे समझें। ये हमारा टारगेट है। किस बात के लिए हमारा टारगेट है? खास करके बैंकिंग वाले, आईबीपीएस वाले, आरबीआई वाले एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो इस सिनेरियो को समझने के लिए जो इंफॉर्मेशन है या जो वे ऑफ स्टडी जनरली अडॉप्ट किया जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा, कैंडिडेट्स के द्वारा, देखिए वो फेलिसियस है। और वहां सबसे बड़ी चीज क्या है? इंफॉर्मेशन की बाढ़ है। तो मैं इंफॉर्मेशन में गए बगैर डेटा के लेवल से ही आपको ऐसी कुछ सूचना दूंगा कि आपको इंफॉर्मेशन चूज नहीं करना पड़े, बल्कि आप अपना इंफॉर्मेशन फॉर्म कर लो। और जब अपना इंफॉर्मेशन खुद फॉर्म करोगे और मैं इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करूंगा, कीवर्ड्स दूंगा, इंग्रेडिएंट्स दूंगा, जैसे बात किया कि बस इकोनॉमिक सिनेरियो वर्ल्ड का समझना है, तो देखिए कुछ क्वेश्चन के मार्फत रियली हमने कोशिश क्या की है, वो ये था कि वर्ल्ड का जो मेजर इंस्टीट्यूट है पॉलिटिकली, तो आईएमएफ का, आईबीआरडी का, मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक का एक बेसिक समझ, उसका पूरा नहीं विश्लेषण नहीं देना है, नहीं लेना भी नहीं। तो उनका एक फेस जो मॉडर्न में है और जो बिहेव है उस लेवल पर जानना, किसको? आईबीआरडी को और आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को और मुद्रा कोष को। अब ये वर्ल्ड बैंक और ये मुद्रा कोष क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में जो स्टेटस कमर्शियल बैंक और आरबीआई का है, वर्ल्ड के लिए वही स्टेटस आईबीआरडी और आईएमएफ का है। आईएमएफ आप मान लो वर्ल्ड का आरबीआई है। वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी कमर्शियल बैंक्स होंगे, उन सारे कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है आरबीआई, या जो सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है, क्रेडिट प्रोवाइड करने की जो सिस्टम होती है, कैपिटल के फ्लो का जो ट्रैक होता है, उन सबको एक तरह से रेगुलेट करता है कौन? आईएमएफ। तो बिल्कुल क्लियर है, इंडिया के लेवल पर जो स्टेटस आरबीआई का है, वर्ल्ड के लेवल पर वही स्टेटस किसका है? आईएमएफ का, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का। और आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। इसको आप मान लो वर्ल्ड का एसबीआई। कमर्शियल बैंक बहुत सारे होंगे, सेंट्रल एक होगा, तो सेंट्रल वर्ल्ड का कौन हो गया? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ। और कमर्शियल में नंबर 1 कौन है? आईबीआरडी, जो स्टेटस इंडिया में एसबीआई का है। बाकी अदर भी है, तो ठीक है, देखते रहेंगे, कभी और भी मुद्दे आएंगे तो कुछ और मेजर कमर्शियल बैंक्स को देखेंगे। तो आप समझिए कि मेजर जो वर्ल्ड का कमर्शियल बैंक है, इंटरनेशनल लेवल का जो कमर्शियल बैंक है, वो आईबीआरडी है। और इंटरनेशनल लेवल पर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है मनी का, मॉनेटरी पॉलिसी का, वो कौन है? आईएमएफ है। तो इस तरह से वर्ल्ड लेवल पर इन दो का परिचय। फिर वर्ल्ड के 2, 3, 4 इकोनॉमी का परिचय, जैसे अमेरिकन इकोनॉमी का परिचय। अब अमेरिका के इकोनॉमी का परिचय मतलब क्या? उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उन्होंने कैसे डेवलप किया है, और कैसे क्या हथियार बेचा कि गोला बारूद बेचा कि क्या बेच के उधर कमाए। नो, इससे मतलब नहीं हमारा। सीधा टिपिकल मतलब है कि अमेरिका वर्तमान में दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है, ये उसकी आइडेंटिटी है और यही काफी है। इसको असिस्ट करेंगे किस बात से? कि वर्ल्ड ट्रेड में लगभग 48% और वर्ल्ड के जीडीपी में वो कितना है? 24%। तो ये उसकी इकोनॉमी से परिचय लेंगे। आईएमएफ के बाद जानेंगे अमेरिका, थर्ड मेजर कंपोनेंट जो वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमी को, ट्रेड को मतलब प्रभावित करता है। तीसरा जो मेजर होगा वो चाइना होगा, चौथा इंडिया होगा। तो 3 देश की मेजर आइडेंटिटी आपके पास क्लियर होनी चाहिए, अमेरिका, चाइना, इंडिया। अब अमेरिका की औकात कितनी है? 20.5 $20.5 ट्रिलियन। चीन की औकात कितनी है? $13.6 ट्रिलियन। और इंडिया की कितनी है साहब? 2.6। हमसे 5 गुनी बड़ी इकोनॉमिक पावर है चाइना। सोचिए, बहुत बड़ा अंतर है।
और इस गैप को पाटना हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है, और हम सच्चे अर्थों में करें तो कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ये दिखाऊंगा। तो चाइना 13.6 ट्रिलियन, अमेरिका 20.5 ट्रिलियन, इंडिया 2.6 ट्रिलियन। तो इस तरह से आईएमएफ के लेवल से, आईबीआरडी के लेवल से, अमेरिका के लेवल से, चाइना के लेवल से और इंडिया के लेवल से एक मेजर इंफॉर्मेशन मैं दे दिया, और मैं गारंटी देता हूं कि सिर्फ इतने इंफॉर्मेशन के जरिए ही कुछ इस तरह के आइडियाज अपने दिल दिमाग में हम फ्रेम कर सकते हैं जो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमको सफिशिएंट कॉन्फिडेंस लेवल प्रोवाइड कर देगा और मैक्सिमम क्वेश्चन का हम काउंटर कर देंगे। तो बस इतना ही इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम करिए और इसके बाद मेरे साथ डिबेट के इस यात्रा में शामिल होइए, और मैं बस इतनी 2-4 इंफॉर्मेशन के जरिए आपको एक ऐसी समझ दे दूंगा, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा कि कल आप खुद ही इंटरनेशनल अफेयर्स से उस तरह से जुड़ जाएंगे जैसे अभी तक आप अपने कुछ पैशन टाइप के जो फेनोमेना है, जैसे किसी को म्यूजिक से है, किसी को गेम से है, तो उस एरियाज में जैसे आप कॉन्शियस रहते हो, अपडेट रहते हो, उस तरह के अपडेटनेस के लिए आपके अंदर बेचैनी पैदा हो जाएगी करंट अफेयर के लिए। तो दैट्स ऑल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।